बीए पाठ तृतीय के सभी स्टूडेंट्स, आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं भारत में मराठों के पतन के कारण। पिछली वीडियो में हम देख चुके हैं प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। तीनों के बारे में बताया गया था और उनके साथ ही जो संधियां हुई थी उसके बारे में बताया गया था। आज हमारा टॉपिक होगा कि जो इतने शक्तिशाली थे, जो मराठा दिल्ली तक पहुंच गए थे, तो उनका पतन किस कारण होता है, तो उसके बारे में आज हम आपके सामने इस बात को रख रहे हैं कि आखिर उनका पतन किस प्रकार होता है। तो इसमें कुछ भूमिका के रूप में बता सकते हैं कि जब 17वीं शताब्दी थी तो उसमें पूरा देखते हैं कि जब शिवाजी का उद्भव होता है तो उसने 1630-31 से लेके आप 1674 तक चले जाओ, बहुत अच्छा भूमिका मराठा एक संस्थापक के रूप में निभाई थी। हिंदू पदपातशाही की उपाधि धारण की थी और उसने जो मुगल सम्राट औरंगजेब को काफ़ी परेशान कर दिया था और उसके अवशेषों पर ही अपनी शक्ति संगठित कर वो पूरे भारत में एक महत्वपूर्ण राजनीतिक इकाई के रूप में उभर कर सामने आए। लेकिन उसके बाद पेशवाज आते हैं 1713 से लेके 60 तक, और उसके बाद फिर पानीपत की तृतीय लड़ाई होती है 1761 ईस्वी में। और ये एक ऐसी लड़ाई है जिसने मराठों को बिल्कुल बाहर कर दिया है और अहमद शाह अब्दाली से पराजित होते हैं। अंग्रेज इस समय हावी हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये घटनाक्रम 1761 में बहुत कुछ बदलता है, लेकिन फिर भी कुछ मराठा सरदार वापिस मराठा शक्ति को एकत्रित करने की कोशिश करते हैं और अंग्रेजी साम्राज्य के विस्तार को रोकने का प्रयास भी करते हैं, लेकिन वह इन प्रयासों में सभी असफल होते हैं। तो ये असफल क्यों रहे, इसके हम बहुत से महत्वपूर्ण कारण गिना सकते हैं, जिसमें प्रमुख है कि मराठा सरदार जो थे आपस में असंगठित थे। शिवाजी ने जो एक प्रशासनिक व्यवस्था सुदृढ़ स्थापित की थी वो कहीं ना कहीं अब कमी नजर आ रही है। जो कुछ योग्य नेता थे मराठा सरदार, अब इस समय तक उनमें आपस में फूट पड़ने के बाद महादाजी सिंधिया और नाना फडणवीस के बाद कहीं ना कहीं योग्य नेताओं का अभाव हो गया था। आपस में प्रतिस्पर्धा कर रहे थे। पहले जो आदर्श स्थापित किए थे शिवाजी ने, उसका भी परित्याग कर दिया गया था। देशी शक्तियाँ विशेषकर राजपूत रियासत जैसी थी, उनसे शत्रुता कर ली इन लोगों ने, तो कहीं ना कहीं सहयोग मिलना बड़ा मुश्किल था इनके लिए। सैनिक दुर्बलता हम देखने को देख सकते हैं, क्योंकि ये लोग छापामार युद्ध प्रणाली में प्रवीण थे, लेकिन अब ये मैदानी क्षेत्र में काफ़ी अंग्रेजों के मुकाबले काफ़ी कमज़ोर सिद्ध होते हैं। गुप्तचर व्यवस्था तो काफ़ी बिल्कुल इनकी कमज़ोर थी, और जो अर्थव्यवस्था थी इसके ऊपर भी इन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया। तो एक एक करके हम इन मराठों के पतन के कारणों को पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें पहला हम देखते हैं कि मराठा सरदारों का आपस में असंगठित होना। इसमें देखते हैं कि होलकर, सिंधिया, भोसले, गायकवाड़ जैसे अच्छे मराठा सरदार थे और ये लोग पेशवा को अपना कर्ता धर्ता भी मानते थे। मराठा साम्राज्य की सुरक्षा के प्रति वचनबद्ध भी थे। लेकिन समस्या इन लोगों की ये थी कि जब भी मौका पड़ता था तो ये अपने साम्राज्य की रक्षा के बदले व्यक्तिगत हितों पर ज़्यादा ध्यान देते थे। इधर जब पेशवा था वो भी कहीं ना कहीं अपना वर्चस्व रखने के लिए इन मराठा सरदारों को एक दूसरे के खिलाफ उकसाता था। तो कहीं ना कहीं उस समय वैमनस्य और फूट का वातावरण व्याप्त हो जाता है। प्रशासनिक दुर्व्यवस्था को देख सकते हैं कि एक शिवाजी के द्वारा बहुत ही सुदृढ़ प्रशासनिक व्यवस्था रखी गई थी, उसके अयोग्य उत्तराधिकारी उसको बिल्कुल भी कायम नहीं रख सके, क्योंकि ज़्यादातर समय उन लोगों का जाते थे युद्ध के मैदान में ही बीतता था और एक दूसरे जगह पर जाते थे तो लूटपाट करते थे। और इन सब का ही परिणाम ये रहा कि नागरिक जो शासन व्यवस्था थी या शांति सुरक्षा थी, इस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पाए। इस प्रकार सरकार को जब भी विपत्ति होती तो जन समर्थन इनको प्राप्त नहीं हो सका था। तीसरा हम देख सकते हैं कि योग्य नेताओं का अभाव। प्रारंभ में मराठों के बीच काफी ठीक ठाक साहसी लोग थे शिवाजी के बाद, लेकिन मराठा शक्ति के उत्थान में इन लोगों को योगदान देने के बाद एक चीज निकल के आती है
कि अब धीरे धीरे जो आगे के जो मराठा सरदार आ रहे हैं उसमें राष्ट्रीयता की भावना की कमी नजर आती है। 18वीं शताब्दी के प्रारंभ से लेके जैसे बालाजी विश्वनाथ प्रथम पेशवा था 1713 ईस्वी में बना, उसके बाद बाजीराव प्रथम का एक काल हम बहुत महत्वपूर्ण मान सकते हैं और उसको मानते हैं द्वितीय मराठा साम्राज्य का संस्थापक भी मानते हैं। 20 साल वो शासन करता है और काफ़ी हद तक अपने आप में वो सफल रहता है। लेकिन उसके बाद बालाजी बाजीराव काफ़ी कमज़ोर पेशवा होता है, जहाँ पर होलकर, सदाशिवराव भाऊ, महादाजी सिंधिया और अहिल्याबाई होलकर, नाना फडणवीस जैसे योग नेताओं ने उसकी कमजोरी का पूरा फायदा उठाया और महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पानीपत का तृतीय युद्ध कई बार हम चर्चा कर चुके हैं कि इसने कहीं न कहीं जो युद्ध था इसमें नेतृत्व तो बहुत कमजोर था और उसमें सदाशिवराव भाऊ काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लेकिन इसमें युद्ध में मराठों को बहुत बड़ी क्षति हुई, हर घर से कहीं न कहीं एक मराठा सरदार इसमें मारा गया था। लेकिन फिर भी बाद में कुछ हद तक महादाजी सिंधिया ने कुछ मराठों की एकता बनाए रखने का प्रयास भी किया और कुछ शक्ति को उन्होंने मराठा शक्ति को संगठित करने का प्रयास किया, लेकिन वो अंग्रेजों का मुकाबला नहीं कर सकते थे। मराठा सरदारों की आपसी प्रतिस्पर्धा भी थी कि जो सामंती भावना और उद्देश्यों से प्रेरित होकर वे एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते थे। पेशवा हम बता ही रहेंगे नाम मात्र की शक्ति बन गई थी। जैसे हम उस जमाने में देखते हैं कि मुगल साम्राज्य शुरुआती में बहुत मजबूत था, लेकिन धीरे धीरे औरंगजेब के बाद बहुत एक कमजोर कड़ी हो जाती है और नाम मात्र के मुगल सरदार बचते हैं। इसी प्रकार पेशवा भी अब इस समय बालाजी बाजीराव के समय काफी कमजोरी देख सकते हैं। तो इस कमजोरी से विकेंद्रीकरण को बढ़ावा मिलता है और हर मराठा सरदार अपने हितों की सुरक्षा में लगा रहेगा। इसका एग्जाम्पल हम देख सकते हैं कि राघोबा, उसको देखते हैं कि अंग्रेजों की शरण में चला जाता है। प्रथम मराठा युद्ध होता है, आंग्ल मराठा युद्ध होता है। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय देखते हैं कि होलकर युद्ध से अलग हो जाता है। पानीपत के युद्ध में हम देख रहे हैं गायकवाड़ सिंधिया ने अपने आप को उस युद्ध से अलग कर लिया। तो इन कंडीशंस में कैसे वो अंग्रेजों से मुकाबला कर पाएंगे? तो ये स्थिति काफी घातक हुई और कहीं ना कहीं मराठों की शक्ति को आघात लगा। उच्च आदर्शों का परित्याग। देखो हम देखते हैं प्रारंभिक जो मराठा जब साम्राज्य स्थापित हुआ था तो शिवाजी के द्वारा, तो बहुत आदर्श बहुत उच्च थे। चारित्रिक बल, साहस, संयम, कर्मठता के आधार पर महाराष्ट्र के लोगों को एक राष्ट्र और एक मराठा जाति के रूप में उन लोगों ने उसको संगठित किया था। उनके आदर्श बहुत उच्च थे, उनका पालन बहुत ईमानदारी से किया गया था। लेकिन दुर्भाग्यवश बाद के मराठा सरदारों ने उन आदर्शों को छोड़ दिया और षड्यंत्र और स्वार्थ में वो डूब चुके थे और इसका परिणाम ये हुआ कि जनसाधारण पर इसका प्रभाव बहुत बुरा पड़ा और उनकी प्रशासनिक व्यवस्था ढीली पड़ जाने के कारण वो काफी जनता में निष्क्रिय और उदासीन हो गए और कोई भी जन समर्थन के अभाव में मुझे लगता नहीं कि कोई भी शासक टिक पाएगा। देशी शक्तियों के सहयोग का अभाव भी हम देख सकते हैं, क्योंकि मराठा नीति जो थी वो कभी भी किसी देशी शक्ति को अगर मुसीबत आई है तो उन लोगों ने सहयोग असहयोग की नीति न अपनाकर सिर्फ अपना हित देखा है। क्योंकि मराठों ने मैसूर के जो शासक थे, हैदराबाद के निजाम, उस समय ये दो महत्वपूर्ण शक्तियां थी उस समय, तो आवश्यकता पड़ने पर उनको वो मदद दे सकते थे और अगर मदद दे देते तो मुझे लगता है कि जो पहला आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था उस समय मैसूर के जो भी शासक थे या निजाम थे वो मराठों का साथ दे सकते थे और अगर तीनों शक्ति एकत्रित हो जाती तो कहीं ना कहीं अंग्रेज की हालत खराब तो होनी थी। लेकिन ये यहाँ पर हम मराठों की अदूरदर्शिता और नासमझी देख सकते हैं और इसका परिणाम ये रहा कि उन शक्तियों जो जहाँ मदद लेनी चाहिए थी उसके सहयोग से वंचित रहे। फ्रांसीसी भी उस समय एक विकल्प था कि अगर चाहते मराठे तो उनसे सहयोग ले सकते थे और सैनिक दक्षता के बारे में फ्रांसीसियों से मदद ले सकते थे ट्रेनिंग वगैरह के परिप्रेक्ष्य में, लेकिन ये वो भी नहीं ले पाए और ऐसी स्थिति में मराठे अकेले पड़ गए जो उनके लिए काफी घातक सिद्ध होता है। अगला देखते हैं कि राजपूत रियासतों के साथ उनकी शत्रुता। राजपूत हम देखते आ रहे हैं मुगलों के समय से ही, अकबर के समय से देखते आ रहे हैं कि भारतीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते आए हैं, एक महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में ये लोग थे।
शुरुआती दौर में जो मराठा शासक थे उनके महत्व को उन्होंने समझा, उनके साथ मैत्री संबंध भी बनाए रखे। लेकिन जैसे ही पेशवा आया बालाजी विश्वनाथ 1713 ईस्वी में, उसकी नीति से वहाँ परिवर्तन आ जाता है। एक मराठा संघ का निर्माण होता है और वहाँ पे मराठा सरदारों ने राजपूत राजों से ही जबरदस्ती चौथ कर वसूलना शुरू कर दिया। चौथ कर सुरक्षा की एवज में जो मराठा वसूलते थे और वो लूटपाट तो करते ही थे। तो ये परिणाम ये निकला कि कहीं न कहीं राजपूत भी मराठों के दुश्मन बन जाते हैं। सैनिक दुर्बलता यहाँ देखने को मिल सकती है। दोषपूर्ण जो सैन्य व्यवस्था भी कहीं न कहीं मराठा साम्राज्य के लिए पतन के लिए जो उत्तरदायी मान सकते हैं, क्योंकि ये लोग निपुण थे छापामार युद्ध प्रणाली में। शिवाजी ने, या बाद में हम देखते हैं कि बाजीराव प्रथम के समय छापामार युद्ध नीति के तहत युद्ध किया इन लोगों ने। लेकिन बाद के सरदारों ने ये सब छोड़कर यूरोपियन पद्धति के आधार पर युद्ध प्रणाली को अपनाया, जिसमें वो बिल्कुल भी दक्ष नहीं थे, क्योंकि अस्त्र शस्त्र एवं युद्ध नीति में वो अंग्रेजों का मुकाबला नहीं कर सकते थे, मैदानी लड़ाई नहीं लड़ सकते थे। तो ये कहीं ना कहीं पूर्णता उन लोगों में नहीं आ पाया और मराठों ने समुद्री बेड़ों के विकास में भी तत्परता नहीं दिखाई, क्योंकि समुद्री बेड़े इन चीज़ों पर तो ध्यान दिया ही नहीं ज़्यादा इन्होंने, जबकि अंग्रेजों के समुद्री बेड़े काफ़ी मजबूत थे। और यही एक कारण रहा है कि वो सैनिक जो उनकी व्यवस्था थी वो काफ़ी दोषपूर्ण थी और उसको वो मजबूत नहीं बना पाए थे। बाद में देखते हैं गुप्तचर व्यवस्था। गुप्तचर व्यवस्था के बारे में तो मराठों ने ज़्यादा सोचा ही नहीं और काफ़ी कमज़ोर कह सकते हैं, क्योंकि अंग्रेजों की जो सैनिक कार्रवाई का उन लोगों को समय रहते पता ही नहीं चलता था कि सामने जो हमारे दुश्मन हैं उनके पास कितने सैनिक हैं, कब वो लड़ने वाले हैं, कब आक्रमण करने वाले हैं। तो खुफिया सूचना तंत्र इनका इस मामले में काफ़ी कमज़ोर था। लेकिन इसकी तरफ अंग्रेजों की तरफ देखते हैं कि वो मराठों की प्रत्येक सैनिक गतिविधियों पर नज़र रखते थे। उनको हर चीज़ का इनके बारे में पता रहता था, कहाँ मूवमेंट लेना है, कैसे करना है, क्या करना है, पूरी जानकारी रहती थी और उसके अनुसार ही वो आगे की रणनीति अख्तियार करते थे। लास्ट में देख सकते हैं कि अर्थव्यवस्था इनकी बहुत कमज़ोर हो गई थी, क्योंकि मराठा जब देखते हैं कि लूटपाट की नीति में ज़्यादा विश्वास करते थे, जाते थे फसलों को नष्ट कर देते थे, इन्होंने कोई स्थायी अर्थव्यवस्था के लिए कोई ज़्यादा काम किया नहीं, क्योंकि न तो कृषि पे ध्यान दिया, न उद्योग पे ध्यान दिया और न ही व्यापार पे ध्यान दिया। तो फलतः अर्थव्यवस्था अगर कमज़ोर है तो लंबे समय तक कोई भी शासन नहीं कर पाएगा और हमेशा एक आर्थिक कठिनाई उनके सामने बनी रहती थी। जबरदस्त चौथ और सरदेश मुखी वसूल करना, जिसके कारण जनसाधारण वो खो चुके थे, तो वो एक स्थायी विकल्प नहीं था अर्थव्यवस्था का। और इसका परिणाम यही होता है कि एक तरफ तो लोगों की सहानुभूति और सद्भावना पूरी तरह से खो बैठते हैं और दूसरी तरफ धन की कमी से सेना और प्रशासन की वो लोग समुचित व्यवस्था कर ही नहीं पाए। तो ये कुछ कारण थे अंग्रेजों के जो पतन के कारण रहे हैं, गिनाए हैं आपको 8-10 कारण थे, जिसके कारण मराठा साम्राज्य पूरी तरह से तहस नहस होता है और अंग्रेज अपना वर्चस्व स्थापित करते हैं, क्योंकि अंग्रेज एक उद्देश्य लेकर चलते हैं वो लोग कि साम्राज्य कायम करना है उनको। जबकि दूसरी तरफ वे देखते हैं कि जो मराठा था वो सिर्फ सुरक्षात्मक युद्ध लड़ रहे थे, उनका कोई एक मोटो नहीं था, कोई उद्देश्य नहीं था, उनको कोई स्पष्ट कोई भौगोलिक ज्ञान भी नहीं था कि उसके आधार पर वो आगे की रणनीति बना सके। तो ये जो परिस्थितियां थी ये मराठों के लिए बहुत ही जानलेवा सिद्ध हुई और वो सभी पतन के गर्त में कहीं न कहीं चले जाते हैं। धन्यवाद।